बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, फिजियोलॉजी में लेक्चर नंबर 21 हम डिस्कस करने जा रहे हैं और 21 में हमारा जो टॉपिक है वो है सिकल सेल अनीमिया। तो ये भी अनीमिया की एक टाइप है और इसमें हमारे जो आरबीसी होते हैं उनकी शक्ल बिगड़ जाती है। नॉर्मल आरबीसी की शक्ल ये होती है बाई कनकेव डिस्क, लेकिन जब ये सिकल सेल अनीमिया में जाते हैं तो आरबीसी इस शक्ल के हो जाते हैं। तो फिर ये ब्लड वेसल से पास नहीं होते, तो ये कंडीशन पैदा होती है जिसको कहते हैं सिकल सेल अनीमिया। तो सिकल सेल अनीमिया को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये भी एबनॉर्मल फॉर्म है हीमोग्लोबिन की, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो जाती है काज बाय जेनेटिक डिफेक्ट, लेकिन ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब देखें, हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 अल्फ़ा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं। तो इसमें जो बीटा चेन्स हैं उनमें से जो एक चेन है उसमें एबनॉर्मेलिटी पैदा होती है, मतलब एक बीटा चेन में एबनॉर्मेलिटी पैदा होती है और वो नॉर्मल चेन से एबनॉर्मल हो जाती है। अब कैसे हो जाती है कि नॉर्मली वो वाली जो बीटा चेन है, अगर नॉर्मल बीटा चेन है तो उसमें एक अमाइनो एसिड आता है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। लेकिन जब वो एबनॉर्मल होती है तो उसमें ग्लूटामिक एसिड नहीं आता, उसकी बजाय एक वलीन, एक नया अमाइनो एसिड उसकी जगह आ जाता है, जिसके रिजल्ट में ये वाली जो बीटा चेन है ये नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाती है। हम कहते हैं इसको क्या हो गया, सिकल सेल अनीमिया हो गया। अब ये जो अमाइनो एसिड की पोजीशन चेंज हुई है कि ग्लूटामिक एसिड जगह वलीन आया है, तो इसके पीछे जेनेटिक है, क्योंकि पीछे से इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, डीएनए कंट्रोल कर रहा है। तो वो जो जीन उसको पीछे से कंट्रोल कर रहा है, बेसिकली वो जीन में एबनॉर्मेलिटी आ गई है कि उस जीन में एक नाइट्रोजन बेस होती है एडिनिन, तो वहाँ पर एडिनिन आनी चाहिए थी, लेकिन एडिनिन की जगह क्या आ गया, थाइमीन आ गया। तो वहाँ पर एडिनिन ने थाइमीन ने रिप्लेस किया है। तो ऐसा होने के रिज़ल्ट में ग्लूटामिक एसिड की जगह वलीन आ गया और आपकी जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल से अब नॉर्मल हो गया। तो उसके पीछे ये सारी कहानी है। क्लिनिकल फीचर सिकल सेल अनीमिया को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसकी अलामात क्या होंगी? तो आपको अगर ये सिकल सेल अनीमिया है किसी को, तो पेनफुल स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी ऑन हैंड्स एंड फीट, मतलब उसके जो हाथ और पाँव हैं फूल जाएंगे और बाकायदा दर्द होगी वहाँ पे, चेस्ट पेन, सीने में दर्द होगी, फटीग, थकावट फील होगी। स्प्लीनोमेगली, उसकी जो स्प्लीन है वो बड़ी हो जाएगी। एंड हिमाचूरिया, यूरिन के अंदर जो ब्लड है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो हीमोग्लोबिन इज़ लेस देन 8 ग्राम। अगर अब देखें, नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू होती है 12 से 14 ग्राम होती है, ठीक है, एक मेल के अंदर। लेकिन अगर ये हीमोग्लोबिन की जो अमाउंट है वो 8 ग्राम से कम हो जाए तो हम कहते हैं इसको सिकल सेल अनीमिया हो गया है। प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन एस किसको शो कर रहा है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन बाय एग्जामिनेशन ऑफ आरबीसी। जब हम आरबीसी को देखेंगे तो आरबीसी में ये नॉर्मल आरबीसी के साथ साथ आपको ऐसे आरबीसी भी नजर आएंगे, तो फिर हम समझ जाएंगे इस बंदे को क्या हो गया है, सिकल सेल अनीमिया हो गया है। ट्रीटमेंट आपने इसका कैसे करना है, तो इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं फोलिक एसिड दे के और एंटीबायोटिक्स दे के पेशेंट को, और फिर साथ आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं व्हेन हीमोग्लोबिन फॉल्स टू 5 ग्राम। अगर हीमोग्लोबिन 5 ग्राम से भी कम रह गया तो फिर उस बंदे का ब्लड आपको रिप्लेस करना पड़ेगा नॉर्मल ब्लड से, ठीक हो गया। तो ये सारा था सिकल सेल अनीमिया के बारे में। आगे हमारे पास एक और टॉपिक है जिसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब देखें, ब्लड जब निकलता है तो फ़ौरन जम जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर होती हैं क्लोटिंग प्रोटीन्स होती हैं। लेकिन ब्लड को ना जमाने से रोकने के लिए हम ब्लड के अंदर एंटी कोएगुलेंट एजेंट्स डालते हैं, जिस तरह हेपरिन है वो हम डाल देते हैं, फिर ब्लड जमता नहीं है, ठीक हो गया। तो अब देखें, जब ब्लड जम नहीं रहा तो जो आरबीसी हैं वो नीचे बैठते हैं, ठीक है। तो आरबीसी किस रेट से, किस शरह से नीचे बैठ रहे हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट हम आरबीसी कहते हैं। अब देखें, इन द प्रेजेंस ऑफ एंटी कोएगुलेंट, कि आपके पास एक एंटी कोएगुलेंट है, हेपरिन कह लें, हेपरिन है आपके पास। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन ऑफ आरबीसी, के एंटी कोएगुलेंट की मौजूदगी में जो आरबीसी आपके नीचे बैठ रहे हैं, किस शरह से बैठ रहे हैं, किस रेट से बैठ रहे हैं, इस रेट को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। द रेट एट विच दिस सेटलिंग अकर कॉल्ड, इसको कहते हैं ESR। अब देखें, आपके पास ये एक नॉर्मल ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर आपने ब्लड डाला है, तो इसके अंदर जो आरबीसी हैं वो एक नॉर्मल रेट से इस तरह नीचे बैठ रहे हैं। तो वो किस रेट से नीचे बैठ रहे हैं, इस रेट को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब देखें, अगर हम इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो ये ना एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को डिटरमाइन करने के लिए हम 2 मेथड यूज़ करते हैं। पहले को हम कहते हैं वेस्टर ग्रेन मेथड कहते हैं, दूसरे को हम विंट्रोब मेथड कहते हैं।
तो ये वेस्टर्न ग्रैंड मेथड में स्पेशल किस्म की ये एक ट्यूब यूज़ होती है जिसको कहते हैं वेस्टर्न ग्रैंड ट्यूब। तो इस नाम से इसका नाम उन्होंने रख दिया वेस्टर्न ग्रैंड मेथड। इसमें देखें अगर मेल के आरबीसी हैं तो वो 5 से 10 मिलीमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो 5 से 10 मिलीमीटर तक नीचे बैठ जाएंगे। लेकिन फ़ीमेल में 10 से 15 मिलीमीटर पर आवर है, ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। और अगर हम विंट्रोब मेथड की बात करें तो इसमें जो मेल है वो 0 से 10 मिलीमीटर पर आवर और फीमेल में 0 से 15 मिलीमीटर पर आवर, मतलब इसमें स्लो स्पीड है। और फिर हमारे पास कुछ फैक्टर्स होती हैं जो ESR के ऊपर असरअंदाज होते हैं, जिस तरह साइज़ एंड शेप ऑफ RBC। अगर RBC के साइज़ में फ़र्क और शेप में फ़र्क है तो फिर ESR रेट में भी फ़र्क आएगा। कंटेंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, के प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स कितनी हैं, तो ये भी डिपेंड करता है कि ESR का रेट कम होगा या ज़्यादा होगा, ये प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। और फिर ग्रेविटी और कार्प्यूसल, कि हमारे जो RBC हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, ठीक है, ये चीज़ भी डिपेंड करती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो ESR के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ESR को इंक्रीज़ करते हैं, जिस तरह आपकी बॉडी में अगर ऑक्सीजन कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो ESR भी ज़्यादा हो जाएगा। और फिर देखें फिब्रिनोजिन, अगर आपकी बॉडी में फिब्रिनोजिन, ये प्रोटीन है जो ब्लड को जमाती है, अगर ये ज़्यादा है तो इसके रिजल्ट में भी ESR क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा ये वाला जो ESR है इसकी अपनी सिग्निफिकेंस भी है, ठीक है, क्योंकि इसको ना हम डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ करके, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं कि अगर आपका ESR नॉर्मल वैल्यूज़ कम या ज़्यादा हो गया तो इससे कोई भी डिज़ीज़ आपको हो सकती है।